अब जो अगला करने वाले हैं वो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। ये है सर स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। ये शेड्यूल 3 का ही पार्ट होता है। स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, और यहां लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी तारीख है। अगेन यहां पे नोट, और यहां पे आ जाएगा अमाउंट, और ये पर्टिकुलर। ठीक है, चलिए सर, बढ़िया एकदम। सबसे यहां पे रोमन में काउंटिंग चलती है। यहां पे 1 नंबर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और बेसिकली सिंपल शब्द में बोले तो सेल्स। सिंपल वर्ड में बोले तो क्या सर? सेल्स। चलिए अब दिख रहा होगा। सिंपल वर्ड में बोले तो क्या होता है सर? ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सर सेल्स होता है, और कुछ नहीं, नथिंग, ओनली सेल्स है ये सर। चलिए ठीक है। इसके बाद नंबर 2, अदर इनकम। सर ये क्या होता है अदर इनकम? इसकी जानकारी चाहते हो आप तो नोट चलो। सर नोट कितने नंबर डलेगा? कहां खत्म किया था? 20 पे। अब इसके आगे कहानी आगे जाएगी, तो ये क्या होगा? 21, और ये 22। बिल्कुल, 21 और 22। सर इसके बाद ना यहां पे टोटलिंग लग जाएगी, और इसको पार्ट नंबर देंगे 3। ये टोटल इनकम, ये पार्ट नंबर 3 आ गया सर। अभी नोट बनाएंगे तो समझ में आएगा। इसके बाद सर और क्या आएगा इसमें? सर इसमें पार्ट नंबर 4। सर पार्ट नंबर 4 में आता है एक्सपेंस। सर अब इसके अंदर ABCD की सीरीज चालू हो जाती है। यानी यहां पे ए पार्ट आएगा आपका परचेज। बी पार्ट, हालांकि बुक में देखोगे तो यहां बहुत कुछ लिखा हुआ है, रेवेन्यू मतलब स्टॉक मटेरियल कंज्यूम, ये वो फालतू के फड्डे में नहीं पड़ते, जितना माल खरीदा वो आएगा सर। बी पार्ट चेंज इन इन्वेंट्री। सर सी पार्ट फाइनेंस कॉस्ट। सबके नोट बनेगा, अभी समझाऊंगा मैं। डी पार्ट एम्प्लॉय। एक बार, सी पार्ट है फाइनेंस या एम्प्लॉय बेनिफिट है? पहले एम्प्लॉय बेनिफिट है। ओहो, पहले आपका एम्प्लॉय बेनिफिट है। चलो ये हटा ही देते हैं, परेशान करेगा मुझे। 1 मिनट रुकिए बस। चलिए सर, पहले आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट, फिर आएगा बेनिफिट, फिर फाइनेंस कॉस्ट, उसके बाद ई पार्ट डेप्रीशिएशन, तो डेप लिख देते हैं। एफ पार्ट अदर एक्सपेंस। यानी सर ये टोटल खर्चा हो गया। इन सब के लिए नोट चलेगा 21-22 के बाद नोट नंबर। और इनके आ जाएंगे यहां पे
और सर इसके बाद इसका टोटल होगा, इधर नहीं लेना टोटल, सिर्फ ये पिंक वाले का टोटल कर लेना है। और ये आ जाएगा 4 के बाद इसको नंबर देंगे 5, 4 के बाद इसको नंबर देने वाले हम 5, 5 में क्या होगा, टोटल एक्सपेंस, ठीक है ना, टोटल एक्सपेंस। सर ऐसा कैसे, बिल्कुल यहां टोटल इनकम था, टोटल एक्सपेंस, इसके बाद नंबर आएगा हमारा 6, नंबर क्या आएगा सर 6, नंबर 6, नंबर 6 आएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि बनेगा हमारा 4 और 5 को माइनस करेंगे, यानी 4 में से माइनस कर देंगे 5, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद हमारा आएगा पॉइंट नंबर 7, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स को कॉर्पोरेट टैक्स के भी नाम से जाना जाता है, या प्रोविजन फॉर टैक्स भी बोला जाता है। अब इनकम टैक्स यहां से हो जाएगा सर माइनस, लेस करना है इसमें, हाँ जो भी टैक्स रेट देगा उसके हिसाब से क्वेश्चन करेंगे तो फिर बड़ा ज्यादा क्लियर रहेगा। इसके बाद आएगा हमारा 8, 8 आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे हम कई बार सरप्लस भी कह देते हैं। और ये वाला जो प्रॉफिट है ना, ये जो यहां से निकल रहा है, याद रखना ये वाला मैं सर्कल भी करता हूं, किस प्रॉफिट की बात कर रहे हो सर, मैं इस प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। जो ये वाला प्रॉफिट पता है कहां जाता है बैलेंस शीट में, ये वाला प्रॉफिट जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, जो लिखा है करंट ईयर का प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट यहां आके जुड़ता है। जब हम पूरा क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, समझ में आई बात आपको, यानी वहां से P&L से प्रॉफिट निकलेगा और यहां पे आ जाने वाला है। सर टोटल इनकम टोटल एक्सपेंस होगा, हाँ टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस। सर जो लास्ट ईयर की वीडियो है सफिशिएंट है इंटरनल्स के लिए, बिल्कुल सफिशिएंट है, मैंने उसके अकॉर्डिंग बताया, वो भी लेटेस्ट ही रिकॉर्डिंग है, लेकिन उसमें फर्क ये था कि मैंने इसलिए लास्ट ईयर की वीडियो डाल दिया, सिर्फ इंटरनल के पर्पस के लिए मैं रख देता हूं हर बार, ताकि आप उससे जल्दी जल्दी कर लो, बाकी लाइव सेशन तो सारा ही मिलेगा, कुछ फर्क नहीं रहेगा इसमें और उसमें। सर बुक में फॉर्मेट्स अलग है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस का अलग क्या है, मैं 14 प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना एक बार, क्या कह रहे हैं बच्चे, अलग है, अरे वो अलग इसलिए वो बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, वो कंपनी एक्ट से सीधा उठा के डाल दिया। मैंने कहा कि मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें सब कुछ होगा, लेकिन जो पढ़ने वाला जो हमारे काम से रिलेटेड टॉपिक है मैं वही नोट्स यहाँ पे बनाऊंगा। क्यों मैं आपको इधर उधर की बातें करके कंफ्यूज करूं, क्या मतलब बनता है कि बच्चे को परेशान किया जाए, है ना, कोई मतलब ही नहीं है इसका। उन्होंने बहुत सारी बातें लिख के परेशान करने की कोशिश की है, लेकिन मैंने उसी को, तभी तो आप पढ़ते हो ट्यूशन कि आपको सिंप्लिसिटी वे में मिल जाए। बाकी चीजें जो है उसके अंदर भी मैं जो नोट्स दूंगा उसको एक बार पढ़ के फटाफट से, जब रिवीजन आएगा ना तो रिवीजन में मैं सारा बता दूंगा एक बार पढ़ के फटाफट से। चलिए सर अब सभी के नोट पे तैयारी की जाए। जी सर सभी के नोट्स पे तैयारी की जाए। चलिए सर चलिए नोट नंबर 21, अदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नंबर 1 सेल्स, जो भी सेल्स है यहां आ जाएगा, उसमें से लेस कर देंगे हम सेल्स रिटर्न, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं रिटर्न आउटवर्ड, सॉरी इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, आउटवर्ड नहीं इनवर्ड, इसे याद रखिएगा।
अगर कोई जीएसटी इसमें इंक्लूडेड है, हालांकि जीएसटी होता है तो यहां से लेस कर देंगे सर, क्या सर, आउटपुट जीएसटी, हालांकि होता नहीं है लेकिन सेफन साइड में लेके चल रहा हूं सर। ये हो गया नोट नंबर तैयार। सर कौन सा नोट नंबर है ये? नोट नंबर 21। यानी आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में जानना है तो क्या होता है, सेल्स माइनस में सेल्स रिटर्न। पहले हम क्या करते थे, अंदर लिखते थे, अब अलग से। अब सर जिसका सर्विस है तो वहां पे सेल्स की जगह पे सर्विस आ जाएगा। मेरा ट्यूशन पढ़ाने कोचिंग का काम है तो मैं सेल्स ना लिख के मैं कोचिंग फीस लिख दूंगा, इस तरीके से चलेगा, ठीक है ना। तो वो तो आप खुद ब खुद कस्टमाइज कर लोगे क्वेश्चन के हिसाब से। बाकी पेपर ना बड़ा आसान आता है, इसका क्वेश्चन ना सिंपल रहता है। इसके बाद अदर रेवेन्यू, नोट नंबर, अगर कोई बच्चा मेरे से बोलता है ना सर कॉर्पोरेट अकाउंट मुश्किल है, मैं नहीं मानता उस बात को। अगर कोई बच्चा बोलता है ना कि सर कॉर्पोरेट अकाउंट लेंदी है, मैं बोलता हूं 100% ठीक बोल रहे हो। मुश्किल नहीं कह सकते इसको, लेंदी कहा जा सकता है, क्योंकि एक सवाल के फॉर्मेट को मुझे 2 दिन में और आपको सिर्फ और कुछ समय में ही ये पूरा सवाल डन करना है विद फॉर्मेट एग्जाम के अंदर। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट पूछा जाएगा, 12th में पूछ लिए 4 हेड बता दो, सब हेड मेन हेड, वो कहानी कब तक चलेगी, वो तो बचपन की बात थी आपकी। चलिए सर, अदर इनकम में क्या आएगा? नंबर 1 इंटरेस्ट रिसीव, नंबर 2 डिविडेंड रिसीव, नंबर 3 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, एफए का मतलब फिक्स एसेट्स, नंबर 4 ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओल्ड प्रोविजन, बस। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि नंबर 5 रेंट रिसीव, और क्या हो सकता है सर, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम भी हो सकता है। अगर किसी स्टॉक का इंश्योरेंस करा रखा है वहां से पैसा मिले तो वो आ जाएगा, लीजिए जी लीजिए, नोट नंबर 22 तैयार, नोट नंबर 22 तैयार। सर क्या नाम, जैसा नाम वैसा काम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स की बात कर रहा है, ऑपरेशन रेवेन्यू मतलब सेल्स, अदर इनकम सेल्स के अलावा जहां से पैसे की कमाई हो रही है वो अदर इनकम में आ गया। एक्सपेंस में बात कर लेते हैं सर, नोट नंबर 23 परचेज, और हालांकि इसे बोला जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम, बहुत अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये एक्सपेंस वो एक्सपेंस दे रखा है भैया, जब आएगा ही नहीं तो क्या करें, सिंपल सी बात है, सामान खरीदारी करी है लिख लेंगे। मैं आपको बिल्कुल कनेक्ट करना चाहता हूं आपके 11th वाले फॉर्मेट से। यहां पे परचेज आ गया, जो भी खरीदा आपने, और सर इसमें से क्या माइनस कर दो, परचेज रिटर्न। इसका एक और नाम है रिटर्न आउट वर्ड, दैट्स इट। अरे सर इन दोनों को याद रखिएगा, हालांकि क्योंकि एक कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड भी आता है, और ये आ गया जी यहाँ। एक ना कैरेज इनवर्ड, इसमें ना एक प्रॉब्लम है कि कई बार कैरेज इनवर्ड परचेज का पार्ट हो जाता है, कई बार अदर एक्सपेंस। हम अदर एक्सपेंस में लेके चलने वाले हैं, मैं जब करूंगा क्वेश्चन तो समझाऊंगा उसको। सर अगले नोट पे आ जाइए, देखो कितने छोटे छोटे नोट हैं। अदर नोट कौन सा है हमारा, चेंज इन इन्वेंट्री, नोट नंबर 24 चेंज इन इन्वेंट्री। अब सुनो एक बात ना, इन्वेंट्री को हम ना स्टॉक भी बोलते हैं, याद रखना, इन्वेंट्री को क्या बोलते हैं हम, स्टॉक भी बोलते हैं, ठीक है। चेंज इन इन्वेंट्रीज, सर चेंज इन इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या लोगे? बच्चे नोटिंग करते हैं, मैं पूरा शब्द ही लिख देता हूं। चेंज इन इन्वेंट्री, आप देखिए जब नोटिंग करने बैठे ना तो डेफिनेटली आपको दिक्कत आती होगी कि मैं कुछ शॉर्ट वर्ड यूज कर लेता हूं, तो आप वीडियो को वहां जाके ड्रैग करके फटाफट करके देख लेना कि वीडियो में क्या है। चेंज इन इन्वेंट्री के अंदर आएगा
सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, कोई भी हो, ओपनिंग स्टॉक का मतलब रॉ मटेरियल हो, कोई भी ओपनिंग स्टॉक, और उसमें से माइनस कर दोगे, लेस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक। तो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब सर अगर मान लो 10 रुपए ओपनिंग है, 12 रुपए क्लोजिंग है, तो माइनस में भी आ सकता है। अगर ये माइनस में आया है तो यहां पे चेंज इन इन्वेंट्री को माइनस में लिखेंगे, अगर ये प्लस में आया है तो इसे क्या क्या लिखेंगे हम, प्लस में। दोनों ही चीजें पॉसिबल हो सकता है। तो ये भी नोट हमारा हो जाता है डन। इसके बाद नोट नंबर, इतना मजा आता है ना नोट बनाने में। एम्प्लॉय बेनिफिट, सर एम्प्लॉय बेनिफिट क्या होता है? अब भाई कह तो रहा हूं, कंपनी एक्ट 2013 में सब चीज को स्पेसिफाइड कर दिया, परचेज को अलग कर दिया, इन्वेंट्री को सबको अलग कर दिया। तो एम्प्लॉय का मतलब वर्कर, वर्कर का बेनिफिट यानी वर्कर को जो मिलता है। पहले हम ट्रेडिंग में वेजेस, P&L में सैलरी बोलता है, अब ऐसा नहीं चलेगा भाई। अब यहीं पे लिखो सैलरी, और यहीं पे लिखो वेजेस, और यहीं पे लिखो बोनस, और यहीं पे लिखो EPF। ये सारी चीजें जो भी एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, स्टाफ वेलफेयर फंड जो भी दिया जा रहा है, यानी वर्कर को जो भी ओवर टाइम जो भी अपने नौकर को दे रहा है ना जो मालिक, वो सब कुछ यहां लिख देगा। चाहे गिफ्ट में दे दूं उसको, मैं बोलूं ले भाई एम्प्लॉय तेरे को गिफ्ट दे रहा हूं मैं, तो भी यहीं आ जाएगा। कॉमन सेंस लगाना है, वैसे ये सब देगा नहीं क्वेश्चन में एग्जामिनर। तो ये लो एम्प्लॉय बेनिफिट का भी आ गया। इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस का मतलब जैसे दिमाग में आता है ना, तो फाइनेंस का मतलब आ जाता है पैसा। फाइनेंस का मतलब क्या आता है दिमाग में? सीधा पैसा आता है। और सर पैसा का मतलब कितने नोट बनाने हैं? और 25, 26, 27, 28, यानी दो इधर बना के एक नीचे बना देंगे, ठीक है। सर फाइनेंस का मतलब जैसे ही मैं बोलता हूं ना दिमाग में पैसा आता है, लेकिन आप याद रखना अकाउंट्स के अंदर फाइनेंस का मतलब पैसा तो है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर फाइनेंस का मतलब होता है कर्जा। क्या है? कर्जा। हाँ, अब कर्जा लोगे तो उस पर पैसा तो दोगे ही, और उस पर पैसा तो लौटाएंगे। देखो अगर आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया और 10 लाख रुपए आपने वापस कर दिया, तो आपका कर्जा थोड़ी हुआ ये, आपको कोई दिक्कत थोड़ी है इससे। इसे आप 10 लाख रुपए लेके जो ब्याज देते हो ना, वो सबसे बड़ी दुख की बात है। तो सर फाइनेंस कॉस्ट में क्या आएगा? नोट नंबर। ये दिख रहा होगा आपको, नहीं दिखेगा तो अभी विजुअल भी करा देंगे। नोट नंबर कौन सा सर? 26। नोट नंबर, अरे दो दो बार नंबर, नोट नंबर 26, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब ब्याज, समझ रहे हो? ब्याज। नंबर 1 इंटरेस्ट, क्या लिख दिया मैंने? अब सर इंटरेस्ट कैन बी ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट कैन बी ऑन लोन, इंटरेस्ट कैन बी एंड किसी भी चीज पे इंटरेस्ट हो, ब्याज यहां आएगा। अगर उस पर कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह हुआ तो ऐड हो जाएगा सर। मैं चेक करना चाहता हूं अगर प्रीपेड हुआ तो क्या होना चाहिए? याद है? बताइए, अगर मैंने बोला कि कोई खर्चा प्रीपेड है तो आप क्या एडजस्टमेंट करते हैं? याद है? बच्चे कह रहे हैं सर एक्सपेंस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इंक्लूड नहीं होगा। वही होता है, अभी उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, हम अलग से कर लेंगे। हम सिर्फ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बना के चल रहे हैं। आप थ्योरी देखोगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है? रॉ मटेरियल प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज, जो कि आएगा ही नहीं हमारा, लेस होता है। सभी बच्चों को याद है, यानी जल्दी कर सकते हैं। प्रीपेड क्या होता है? नहीं पहले पेड कर दिया, हिंदी थोड़ी पूछ रहे हैं। यहां पे क्या होता है ये बताना है। टोटल, हाँ पेड तो है, एग्री करते हैं, लेकिन वो माइनस हो जाएगा। यानी सर ऐसे ही क्या सैलरी में भी होगा आउटस्टैंडिंग एड? जी हाँ, ऐसे सैलरी में भी आउटस्टैंडिंग होगा। सर ऐसे क्या प्रीपेड भी माइनस होगा? जी हाँ। मतलब कॉन्सेप्ट और रूल वही चलेंगे। तो मैं ना एक एडजस्टमेंट की भी क्लास लेके फटाफट से करवा दूंगा वो तो मैं। नोट नंबर 27 क्या है सर?
डेप्रीशिएशन, देखो कितना अच्छा बनाया इन्होंने कि हर चीज को इन्होंने कैटेगराइज कर दिया। पहले डेप्रीशिएशन कभी कोई ऊपर लिख रहा है कोई नीचे लिख रहा है, वो कॉन्सेप्ट बड़ा गंदा कॉन्सेप्ट था वो, ये बढ़िया है एकदम। डेप्रीशिएशन लिखोगे किसके ऊपर डेप्रीशिएशन? मशीनरी के ऊपर। किसके ऊपर लिखोगे? बिल्डिंग के ऊपर। किसके ऊपर लिखोगे? मोटर कार पे लिखोगे। किसके ऊपर लिखोगे? फर्नीचर पे लिखोगे। ये सारा डेप्रीशिएशन आ जाएगा। मैंने मैक्सिमम लिख दिया और बाकी आप समझदार हो, किसी भी एसेट्स के ऊपर डेप्रीशिएशन लगेगा उठा के यहां डाल देना है। ऐसा नहीं कि जितना लिखा है वही मैं कह दूं, अगर यहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर डेप्रीशिएशन लगाओ तो यहीं पे आएगा, ऐसा नहीं कि उसके लिए वो सोचना मत के उसमें लिखा नहीं था। लास्ट नोट, नोट नंबर 28 सबसे इंपॉर्टेंट नोट है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यार P&L में इतने खर्चे थे, सर ने तो कुछ लिखा ही नहीं। वो अदर में आएगा ना, वो सारा अदर एक्सपेंस में आ जाएगा। सर अदर एक्सपेंस में क्या क्या आएगा? जैसे आपका एडवर्टीजमेंट, जैसे कैरेज, जैसे स्टेशनरी, जैसे स्टेशनरी के बाद और क्या होता है? टेलीफोन एक्सपेंस, जैसे कमीशन, जैसे कमीशन के अलावा और क्या होता है सर? अदर एक्सपेंस में जितने भी आपके दिमाग में ख्याल आता है ना, सारे जर्नल एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, जो भी खर्चा है आपका, प्रिंटिंग का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, और या फिर आपका लीगल फीस हो गया आपका, या पानी का बिल, बिजली का बिल, इंटरनेट का बिल, जो भी खर्चे होते हैं ना सारे अदर एक्सपेंस के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। यानी आप ध्यान से देखो, कुछ खर्चे को स्पेसिफाइड कर दिया गया, जैसे एम्प्लॉय से रिलेटेड खर्चा अलग, और इंटरेस्ट से रिलेटेड खर्चा अलग, और डेप्रीसिएशन से रिलेटेड खर्चा अलग, उसको अलग कर दिया। उसके अलावा जितने भी खर्चा है दुनिया के अंदर वो सारा यहां आ जाएगा। कहां पे? अदर एक्सपेंस के अंदर। मैं तो सारा नहीं लिख सकता क्योंकि इतने सारे कहां से याद रखेंगे, तो मैंने कुछ एक पॉइंट लिख दिया है। बेड डेट्स जो कि ज्यादा यूज होंगे, बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, एंड एक्सेट्रा। एंड एक्सेट्रा। फिक्स एसेट्स का अकाउंट वगैरह कुछ नहीं बनाना नेहा। अकाउंट, नेहा नाम है, निशा, निशा अकाउंट्स वगैरह नहीं बनाना है यहाँ पे ना। हम सिंपली बस बता देंगे कि ये जी ये होता है, बात ही खत्म। देखिए आपको विजुअल तो मैंने करा दिया, बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो बड़ा बड़ा दिखेगा, आप उसको जूम करके लिख सकते हो। तो सर ये था हमारा पूरा का पूरा P&L। एक बार फटाफट से ना सारा एक बार रिकंसाइल कर लेते हैं P&L वगैरह, ठीक है? एक बार P&L। बच्चे बोलेंगे सर बुक के अंदर कुछ है, मैं मानता हूं बुक के और इसके अंदर फॉर्मेट में मैंने कटिंग करी है, मतलब फिर भी सारा कुछ डाला हुआ है। चलिए सर एक बार ना एकदम पूरा डिटेल में फटाफट से आप मेरे साथ साथ बोलिएगा, फटाफट 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 फटाफट। और आ जाते हैं हम इस पे। सर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के सबसे पहले मेन हेड की बात करते हैं, साथ के साथ सुनते जाइएगा और बताते जाइएगा। सर लाइबिलिटी के दो साइड होते हैं, एक होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, दूसरा होता है फिक्स एसेट्स। इसके बाद सर लाइबिलिटी के अंदर क्या होता है? हमारे सब हेड्स हैं। कितने सब हेड है सर? 4। सॉरी मेजर हेड कितने हैं? 4। पहला है हमारा शेयर होल्डर फंड, दूसरा क्या है हमारा? शेयर एप्लीकेशन मनी फंडिंग, तीसरा क्या है हमारा? नॉन करंट लाइबिलिटी, चौथा करंट लाइबिलिटी। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर बात करते हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और शेयर वारंट। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मैंने बता दिया था ये किसी काम का भी नहीं है और लिखना भी नहीं है बस, लेकिन बस डला हुआ है तो है। नंबर नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जिसमें डिबेंचर आ गया
और साथ के साथ और भी चीजें आ जाती है, लोन वगैरह। उसके बाद क्या आ जाएगा, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जिसके अंदर क्रेडिटर, ट्रेड पेबल वगैरह आ जाएगा। इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी काम का नहीं है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी काम का नहीं है, ये ऐसे यूज नहीं होता। करंट लाइबिलिटी बड़ी काम का चीज है। करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले हमने क्या लिखा था सर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या आ जाता है, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। इसके बाद क्या था सर हमारा, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में क्या आता है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जो हर बार आएगा। इसके बाद क्या आ जाता है सर, अदर करंट लाइबिलिटी। अदर करंट लाइबिलिटी में क्या, अनक्लेम डिविडेंड है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, एडवांस इनकम है, और साथ के साथ क्या था हमारा, मेच्योर्ड जितने भी होते हैं डिबेंचर वगैरह, सब कहाँ आ जाएगा हमारा, करंट लाइबिलिटी में। इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्रोविजन भी काम की चीज है। प्रोविजन के अंदर क्या क्या आ जाता है सर, प्रोविजन के अंदर हमारा आ जाता है नॉर्मली प्रोविजन फॉर टैक्स, और एक और पॉइंट आ जाता है कई बार, वैसे अब डिविडेंड वाला पार्ट नहीं रहा, सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स ही रहेगा। बच्चे पूछ रहे हैं सर बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं, एप्रिसिएशन होता है। भाई लैंड और बिल्डिंग दोनों अलग अलग चीज है, लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। AS10 कहता है कि लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, लेकिन बिल्डिंग पे तो लगेगा ही। आप फ्लोर खरीद लो, फ्लोर सस्ता हो जाता है। देखो आप 1 करोड़ रुपए का फ्लोर खरीदो, और 20 साल के बाद 1 करोड़ का थोड़ी ना बिकेगा, तो सस्ता ही हो जाएगा, लेकिन जमीन महंगी होती है। तो हम सिर्फ बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, जो लैंड और बिल्डिंग अटैचमेंट है तो डेप्रिसिएशन अलाउड है, ठीक है सर। इसके बाद फिर से एक बार देख लें लाइबिलिटी को। पहला पॉइंट सर, पहला पॉइंट एक बार फटाफट रिवाइज करिए। पहला पॉइंट लाइबिलिटी में सर, शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल, उसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर वारंट, उसके बाद आ जाता है शेयर मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, फिर आ जाता है नॉन करंट लाइबिलिटी, इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फिर अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, फिर आ गया करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इसके बाद आ जाता है हमारा क्या, ट्रेड पेबल, फिर हमारा अदर करंट लाइबिलिटी, फिर प्रोविजन। फटाफट से ये समझ में आया सभी को। अब आ जाते हैं एसेट्स में। एसेट्स में क्या क्या है सर, फटाफट से, जो याद नहीं रखना है ना तो इसको याद ही मत करना सर, इसको तो मैं क्रॉस लगा दूं, है ना। हम ये वाला पढ़ेंगे, टेंजिबल इंटेंजिबल, इसके बाद ऐसे चलेंगे, ठीक है। ये वाला मैं बोलूंगा ही नहीं। और हाँ ठीक है, एसेट्स। एसेट्स के अंदर दो ही पार्ट है, एक है करंट एसेट्स, एक है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर पहले फिक्स एसेट्स आता है। फिक्स एसेट्स के अंदर दो बातें हैं, क्या है सर, आपका प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, और इंटेंजिबल एसेट्स, बात खत्म। उसके बाद क्या आ जाता है सर हमारा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसके बाद क्या आ जाता है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, फिर अदर करंट एसेट्स। ये भी काम की चीज है ही नहीं। करंट एसेट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म यानी करंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ गया। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद क्या आ जाएगा हमारा, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के बाद आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, और लास्ट में करंट लाइबिलिटी। आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर टोटल 4 पॉइंट है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4। इसको बीच को तो छोड़ ही दो। पहले वाले मेन हेडिंग में 3, फिर 3, और फिर 4। इधर आ जाते हैं, 3 3 4 का याद रखना है। इधर कितने हैं सर, 2 ही याद रखना है। नहीं, बेसिकली ABCD, पहले में 4, और इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6, 4 और 6 10। यहां देखो 3 और 3 और 4 10, यानी 10 इधर भी और 10 इधर भी, ये याद रखना है। बाकी आप देखो, मैं कई बार बच्चे बोलेंगे सर कोई ट्रिक बता दो याद करने का, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे। मैं गारंटी लेता हूं इस बात का, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, ना ही आप याद करना। जो दे रखा है होमवर्क में उसी को करना। क्वेश्चन करते करते सारा याद हो जाता है आपको सिर्फ, और कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। पहले आप बैठो कि ये होता है, ये होता है, नहीं जी। क्वेश्चन देखा और पहले तो देख देख के करेंगे। हाँ, इसका करने का तरीका क्या है, जैसे ये है, आप चाहो तो इसका प्रिंट आउट निकाल लो, प्रिंट आउट से निकल जाएगा आपका। और फिर सारे नोट्स के प्रिंट आउट, क्योंकि मैंने एक ही जगह करा, एक पेज ये प्रिंट आउट हो गया, एक पेज ये प्रिंट आउट हो गया, एक पेज ये प्रिंट आउट हो गया, एक पेज ये प्रिंट आउट हो गया। या तो प्रिंट आउट निकाल लो, और प्रिंट आउट निकालने में मजा नहीं आएगा। जैसे मैंने लिखा है एज इट इज, छोटे छोटे लिख लो और पेज पे रखो, और पूरे चार्ट के सामने रखो। क्वेश्चन करते जाओगे और उसमें से देख देख के ढूंढ ढूंढ के लिखते जाओगे। पहली बार में आपका क्वेश्चन 4 घंटे भी ले सकता है, दूसरे बार में कम लगेगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैक्सिमम टाइम आधा घंटा दिया जाता है, जो कि आप प्रैक्टिस करोगे। हम इसके कम से कम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, कम से कम 10 से 15 सवाल जब कर लेंगे हम क्लास के अंदर। मैंने पता नहीं कितने डाले, अभी मैं बता दूंगा। 10 क्वेश्चन तो मिनिमम कर लेंगे, आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसे करना है। तो ये था हमारा एसेट्स की कहानी। अब देखो, जैसा नाम वैसा काम। जैसा नाम वैसा काम का मतलब सर, जो नोट है क्या है हमारा, सबसे पहले नोट की अगर हम बात करें तो क्या है हमारा, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में शेयर से रिलेटेड बात, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, इक्विटी शेयर। बात याद क्या रखना है कि एडवांस इसमें नहीं आएगा,
क्या नहीं आएगा, एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, ये याद रखना है। बाकी सब कुछ जो भी दिमाग में आता है सब यहाँ आ जाएगा। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, जितने भी कंपनी के पास फंड होते हैं सारा रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे आ जाता है, ये याद रखना है। CRR हो गया, DRR हो गया, CR हो गया, सरप्लस हो गया, या फिर आपका क्या कहते हैं हम, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया। एक नया पॉइंट है जो एग्जामिनर पिछली बार फेवरेट था और सबको परेशान कर रहा था, ये वाला कौन सा, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये सोचे थे पता नहीं क्या आउटस्टैंडिंग, सुनते ही वो लाइबिलिटी में भाग जाते हैं, अरे आउटस्टैंडिंग लग गया इसके आगे, तो ऐसा बात नहीं है। ये क्या है, हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट। अब देखो अगला पॉइंट, इसके बाद नोट नंबर 3 पे जाते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब कर्जा। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग नाम भी पता है, कर्जा, कर्जा कहीं से भी ले लो लंबे समय के लिए, डिबेंचर हो गया आपका, बैंक लोन हो गया, पड़ोसी हो गया, जिससे भी ले लो वो यहाँ पे आ जाएगा आपका। इसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में क्रेडिटर वगैरह आ जाता है, जो कि ट्रेड पेबल और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसके ऊपर हम बात कर लेंगे। लॉन्ग टर्म प्रोविजन आता ही नहीं है सर, लॉन्ग टर्म प्रोविजन लंबे समय के लिए जो प्रोविजन बनाते हैं, हाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इसमें दिखाया जा सकता है इन केस सेपरेटली आप ऑप्शन चूज करते हो तो। शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग में दो ही चीज है, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। सर बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट क्या होता है, अब ये समझ लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, सबसे पहले कहानी सुन लीजिए। कहानी में ज्यादा मुझे समझाने में मजा आता है और आपको समझने में भी आ जाता है। एक मान लेते हैं राम है, एक है राम या रामू कह लो। रामू ना एक बिजनेसमैन है और रामू को बिजनेसमैन है और ये क्या करता है, बैंक से बहुत अच्छी डील करता है। और इसका अकाउंट की कहानी ये है कि इसके अकाउंट में डेली हजारों चेक, हजारों बार, ये करंट अकाउंट की खास बात पता है क्या होती है, करंट अकाउंट होता है बिजनेस का ना, करंट अकाउंट होता है कि आप दिन में 1 लाख बार जाइए, पैसे निकालिए, जमा करिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सेविंग अकाउंट में आप चले जाओ, 1000 रुपए जमा करना है, 100 रुपए करके 10 बार करना, गेट से बाहर निकाल देंगे आपको। बोलेंगे क्या मजाक थोड़ी, आप पूरे पैसे जमा कर रहे हैं, बोले ऐसा नहीं होता, आप 1 से 2 बार ही ट्रांजेक्शन करोगे। इनफैक्ट तो बहुत सारे बैंकों ने बोल रखा है इतनी बार जमा करोगे तो पैसे लेंगे अब आपसे हम, क्योंकि परेशान करने लगे। तो लेकिन करंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता, करंट अकाउंट में जितनी मर्जी बार करो, वो डिपेंड। तो रामू के बहुत बार चेक अंदर बाहर होते रहते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है इसका अकाउंट नेगेटिव चला जाता है, नेगेटिव चला जाता है। तो नेगेटिव, रामू का अकाउंट नंबर मैं दे देता हूं सर। रामू का अकाउंट नंबर क्या है, रामू का अकाउंट नंबर है, मान लेते हैं 11234 ये अकाउंट नंबर है, स्टेट बैंक का अकाउंट है। तो रामू के अकाउंट में मान लेते हैं एक व्यक्ति है, इसने एक चेक दिया, इसने चेक लगाया, मतलब रामू ने एक चेक इसको दिया और इसने जाके अकाउंट में डाला। उस टाइम पे रामू के अकाउंट में 0 बैलेंस था, क्योंकि रामू का अकाउंट का बैलेंस दिन भर में 5 बार तो 0 हो जाता है और फिर तुरंत पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि चेक आ रहा है जा रहा है, यही तो चलेगा बिजनेस के अंदर। तो जैसे ही इसने चेक निकालने किया उस टाइम अकाउंट में बैलेंस 0, और जब अकाउंट के अंदर बैलेंस 0 होता है और हम पैसे निकालने पहुंच जाते हैं तो चेक हो जाता है बाउंस। चेक बाउंस होने से इसकी भी बेइज्जती हो जाती है। एक तो क्या बेइज्जती, भाई अकाउंट में पैसे नहीं थे तो चेक क्यों दिया, और पेनल्टी वगैरह भी लगता है। तो रामू क्या करता है, बैंक वालों से बात करता है, हमारे अकाउंट में अगर पैसे कम भी होना तब भी चेक देने की फैसिलिटी प्रोवाइड करो, क्योंकि हम आपके रेगुलर कस्टमर है। तो बैंक वाले बोलते हैं ठीक है हम ऐसा आपको फैसिलिटी दे रहे हैं, आपके अकाउंट में जब भी चेक डलेगा ना तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे हम, उस सिचुएशन में आपको पैसा निकालने देंगे, यानी आपका खाता किसमें शो कर देंगे, माइनस में। इससे आपकी बेइज्जती रुक जाएगी, इससे बेइज्जती नहीं होगी। जब माइनस में करेंगे तो बैंक वालों ने बोला हमारा क्या फायदा, बैंक वालों ने बोला हमारा क्या फायदा। तो बैंक वाले ने रामू ने बोला जो ब्याज बनता है वो ले लीजिए। तो ब्याज कितने टाइम का, 1 दिन का, अगर 1 दिन माइनस में रहा तो 1 दिन का ब्याज लीजिए, 4 दिन रहा तो 4 दिन, यानी पर डे के हिसाब से इससे चार्ज कर लिया जाता है। तो बैंक वालों का भी फायदा। तो जैसे ही बैंक के अंदर अभी 0 बैलेंस है और आपने इसमें 5000 रुपए का चेक दिया तो इसका खाता क्या हो गया, -5000। चेक बाउंस नहीं होगा, इसका खाता क्या हो गया, -5000, क्योंकि इसको ऐसी फैसिलिटी मिली हुई है, हर किसी को नहीं मिलता। दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट नाम से ही देखो ना क्लियर है, ओवर का मतलब ज्यादा, ड्राफ्ट का मतलब निकालना, ज्यादा पैसे निकल गए हमारे खाते से, इसे बोला जाता है ओवरड्राफ्ट। आपका खाता नंबर क्या है सर, खाता नंबर यही रहेगा। अब जैसे ही दोबारा आप 10,000 जमा कराएंगे तो आपके अकाउंट में 5,000 तो ओवरड्राफ्ट वाले खत्म हो जाएंगे और बाकी 5,000 पॉजिटिव बैलेंस आपको शो होना लगेगा। जो आप सिंपल सी बात सुन लो ना, मोबाइल में एक पहले हच में आया करता था, हच कह रहा हूं वोडाफोन में आया करता था, उधार लेके टॉक टाइम। अब तो अनलिमिटेड वाला आ गया ना, पहले 10 रुपए उधार ले लिया करते थे, टॉक टाइम भी ना क्या करते थे, इमरजेंसी बात करने के लिए उधार लेते थे। तो जैसे ही हम पैसे उधार ले लेते थे ना, रिचार्ज कर लेते थे, हमारा बैलेंस माइनस में चला जाता था, लेकिन कॉलिंग हो जाता था। तो पहले कंपनी ने निकाला था, क्योंकि पहले तो ये अनलिमिटेड अनलिमिटेड का कोई चक्कर नहीं था, आपको रुपये का कॉल करना है जैसे भी करना है।
तो सेम वैसे ही है, बैंक के अंदर से क्या करते हो, आपको जितना इसमें फायदा क्या है बिजनेसमैन का, बिजनेसमैन अगर ऐसे बोले कि चल ठीक है मेरे को 5 लाख रुपए का उधार दे दे, तो वो तो बैंक वाला डेली बेसिस पे कितने का ब्याज लेने लग जाएगा, 5 लाख पे। लेकिन अभी इसका माइनस कितना हो गया, 5,000। और मान लो सेम डे ही इसके अकाउंट में पैसे आ जाइए अगले दिन, तो बैंक वाला इससे ब्याज तो लेगा लेकिन किस पे लेगा, 5,000 रुपए पे। तो ये फायदा मिलता है, इसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी या ओडी। तो ये देखो बैंक का से हमने लोन लिया, लेकिन ये लोन कितने समय के लिए है, क्या 1.5-2 साल के लिए है, नहीं है, तो इसलिए बहुत कम समय के लिए, तो इसलिए फट से कहां चला जाता है, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गया, शॉर्ट टर्म लोन हो गया। ऐसे ही होता है कैश क्रेडिट। सर कैश क्रेडिट क्या फर्क होता है, कैश क्रेडिट, इसने बोला रामू तुम्हारा अकाउंट क्या है 112345। रामू को बोला हम एक काम करते हैं, एक और न्यू अकाउंट ओपन कर देते हैं 112345 और इसके अंदर हम एक काम करते हैं 5 लाख रुपए डाल देते हैं, 5 लाख रुपए डाल देते हैं। तो रामू ने बोला भाई मेरे अकाउंट में, नए अकाउंट में 5 लाख क्यों, बोला कोई दिक्कत नहीं, हमने डाल दिया, क्या दिक्कत है तुम्हें, जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेना, नहीं जरूरत पड़ेगी रहने देना, ब्याज थोड़ी ले रहे हैं हम तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल के, हमने डाल रखे, क्योंकि बैंकर चला के उसे पता है इसके अकाउंट में अगर मैं पैसे भी 5 लाख रुपए डाल दूंगा तो पैसे तो मेरे पास ही है, अगर गलती से उसने पैसे इस्तेमाल किया तो मैं क्या ले लूंगा, ब्याज। तो ये फैसिलिटी इसलिए दे देते हैं कैश क्रेडिट का कि हमारे दिमाग में एक रहता है, जैसे मान लू ना कि आपके कमेटी आपने डाली हुई है या फिर आपके पास कहीं से पैसे भी आने हैं, तो आप पहले ही दिमाग कैलकुलेट कर लो, इतना तो पड़ा हुआ है, इतने से तो हम कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं एकदम। क्रेडिट कार्ड क्या है, कैश क्रेडिट का ही एक पार्ट है क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग में ही आ जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड क्या है, अगर आपके पास पैसे भी नहीं है ना, फिर भी लगता है कि फोन लेना है, आप फटाफट ले लेते हो। मैं तो इतना परेशान हो गया हूं क्रेडिट कार्ड से, मैं उसको बस फेंकने ही वाला हूं कि मतलब ना चाह के भी आप क्या करोगे, उससे शॉपिंग कर लोगे ना चाह के भी, और फिर बिल देने टाइम पे बहुत मन दुखता है कि भैया बिल आ गया, बताओ ये कहां से आ गया, सच्चा कैश नहीं होते नहीं। तो सेम बैंक वाले क्या करते हैं, चालाकी करते हैं, बोलते हैं आपको क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहे सर, आप मेरे प्रीमियम कस्टमर हो और आपको हम क्या कर रहे हैं, एक नया अकाउंट ओपन करके दे देते हैं, इसमें 5 लाख रुपए डाल देते हैं, ठीक है सर। अब इसमें से आपको पैसे इस्तेमाल करना हो तो यहां से आपको ट्रांसफर यहां पे कर लेना, और जितना अमाउंट यहां ट्रांसफर करोगे उसी पे हम आपसे क्या लेंगे, ब्याज लेंगे। तो यहां वाले केस के अंदर तो आपका अकाउंट जीरो से माइनस में पहुंच जाएगा, यहां वाले केस में आपको लगता है ना कि मुझे कहीं कुछ खर्च करने और हमारे पास पैसे है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस अकाउंट से यहां पे ट्रांसफर करेंगे। तो इस फैसिलिटी को बोला जाता है कैश क्रेडिट, लाइक क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, पहले से ही बैलेंस डाल के दे देते हैं, जिसे बोलते हैं लिमिट। तो ये फर्क है हमारा कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का एक ही अकाउंट होता है, उसी में माइनस प्लस होता है। कैश क्रेडिट के 2 इंडिविजुअल अकाउंट होते हैं, और बैंक वाले अब चालाकी ये चल रहे हैं। सर एक क्वेश्चन आता है, सर बैंक ओवरड्राफ्ट में कितना, 1 करोड़ का चेक भी माइनस में चले जाएगा, नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट में लिमिट सेट करके देते हैं बैंकर, आपके बिजनेस के साइज के हिसाब से, आपके बिजनेस के स्टॉक को देख के कितना लिमिट होता है। सर अगर हमने पैसे निकाल लिए ना दे, तो फिर वो आपके स्टॉक पे लियन लगा सकता है, आपके स्टॉक को रख सकता है अपने पास और अपने पास ले जाएगा। सर यहां नहीं दिए तो वही जो होता है पहले जैसा जो काम होता है सब वैसे ही चलेगा। 21 नोट रिपीट, ठीक है सर। अभी चलते हैं, तो ये था हमारा कुछ लाइबिलिटी का। लाइबिलिटी के बाद आ जाते हैं सर एसेट्स की साइड। एसेट्स की साइड आ जाते हैं, नोट नंबर 20 तक था। नोट नंबर 20 के अंदर देखा जाए तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नाम बदल गया, फिक्स एसेट्स। इंटेंजिबल आपको पहले से ही पता था। अब इसके अंदर आ गया आपका ये एसेट्स, इसकी बात नहीं कर रहा, ये पूरे के लिए एसेट्स है। मैं लिख देता हूं, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर एसेट्स के नोट्स हैं ये, ठीक है ना, ये पूरे के लिए है। इसके बाद आ जाओ आप लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, किसी को लंबे समय के लिए कर्जा दिया तो यहां आ जाता है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस दिया है आपने, ठीक है। इसके बाद नॉन करंट, अदर नॉन करंट एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डाल के खत्म करो। करंट एसेट्स में आ जाओ, तो यही आ गया शॉर्ट टर्म आपका इन्वेस्टमेंट जो कम समय के लिए कर रखा है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के अंदर सिर्फ मान लो स्टॉक है और स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स, ये तो इतनी सारी बस दिखाने वाली बातें, ऐसा आता नहीं है। इसके बाद बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल। पता ही है भैया, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर बीआर, बस बात खत्म, जैसे पहले करते थे वही करना है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि इसके अंदर ये माइनस ये प्लस, वैसे ही है सिंपल। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख दिया, ये बातें बस कैश और बैंक ही रहेगा, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, और कुछ ज्यादा नहीं रहेगा, सिर्फ डराने के लिए इतनी बातें लिखी हुई है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, वही बात आ गई, सेम रिपीट कर दिया था, और हमारा आ गया नोट नंबर 20। अब बच्चा एक पूछा सर नोट नंबर 21 बता दो। नोट नंबर 21 में क्या था सर, नोट नंबर 21 के अंदर हमारा था सेल्स, यहाँ पे सेल्स लेंगे माइनस सेल्स रिटर्न, अगर जीएसटी हुआ तो डाल दिया, ये एक्स्ट्रा डाला है मैंने, अभी तक सिलेबस का पार्ट है नहीं, मैंने ये एक्स्ट्रा डाल दिया, शायद यही पूछ रहे होंगे।
तो जब हम जैसे मान लो 10 रुपए का बर्गर है, मैं 12 रुपए में बेचूंगा, तो 12 रुपए की मेरे पास पैसे आएंगे, तो 12 की सेल थोड़ी है, मेरी सेल तो 10 है ना। तो अगर मैंने 12 रुपए सेल दिखा रखा है, तो पहले 2 रुपए जीएसटी माइनस करो, फिर नेट सेल दिखाओ। इसका कहने का मतलब ये है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो ये सारा का सारा नोट था और पी&एल भी था हमारा। तो सारा नोट तो कवर नहीं किया हमने, पी&एल की बात कर लेते हैं। पी&एल के अंदर पॉइंट्स देखते हैं। सर क्या पॉइंट है पी&एल के अंदर? पी&एल के अंदर सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम, फिर टोटल आ जाएगा। फिर एक्सपेंस के अंदर कुछ पार्ट है, क्या है? परचेज, इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस। फिर सारे खर्चे, सारे इनकम को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर टैक्स को माइनस कर देंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहां पहुंच जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर पहुंच जाता है, करंट ईयर वाले शेड्यूल के अंदर। सर कैरिज इनवर्ड बता दो। कैरिज इनवर्ड और आउटवर्ड की बात करें तो कैरिज इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड, दोनों ही खर्चा होता है। कई बार कैरिज इनवर्ड हमारा परचेज का पार्ट हो जाता है। क्यों सर? क्योंकि दुकानदार बोलते हैं सर इसके साथ किराया ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जैसे कि मान लेते हैं आप अमेज़न से शॉपिंग करते हो, तो वहां पे आपको किराया देते हैं, तो वो कैरिज इनवर्ड उसी बिल में लग के आ जाता है, तो वो आ जाता है हमारा परचेज के अंदर ही आ जाएगा कैरिज इनवर्ड। लेकिन कई बार आप शॉपिंग करके आते हो तो किराया भाड़ा अलग से देना पड़ता है रिक्शे वाले को, उसको आप अदर एक्सपेंस में भी डाल सकते हो। तो कैरिज इनवर्ड डालने के दो जगह है, या तो आप अदर एक्सपेंस में डाल दीजिए या फिर आप परचेज के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं। डिपेंड ऑन क्या है आपकी इच्छा है, दोनों के लिए नोट दिया जाएगा। सर कॉल्स इन एडवांस कहाँ आएगा? कॉल्स इन एडवांस अदर करंट लाइबिलिटी का पार्ट है, अदर करंट लाइबिलिटी का पार्ट है कॉल्स इन एडवांस। फटाफट पूछते जाइए, मैं बताता जाऊंगा फटाफट से। बच्चे बोल रहे सर हैंड रेज नहीं हो रहा है, हैंड रेज नहीं हो रहा है, अभी करते हैं हैंड रेज। और थोड़ा अगली क्लास की भी बात करते हैं। सर पी&एल का 6 पॉइंट बता दो, 6 पॉइंट पी&एल का 6 पॉइंट। सर 6 पॉइंट कौन सा है पी&एल का? 1 2 3 4 5 6 6 है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कहां से आएगा? इस खर्चे में से। अब देखो, अब बच्चे ने पूछ लिया तो मैं कर ही देता हूं। मान लेते हैं कि 10 रुपए की ये इनकम है, 2 रुपए की ये इनकम है, ये 12 हो गया। ये 1 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, तो इसका टोटल कितना हो गया? 2 2 4 3 7 1 8 और 2 10 रुपए। तो ये कितना है? 12 और ये 10, तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 2 रुपए। सिंपल सी बात। टैक्स मैंने बोला 50%, तो 1 रुपए लगेगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा? 1 रुपए आ जाएगा। समझ में आई बात आपको? सर इसमें थर्ड माइनस फोर्थ होगा, थर्ड माइनस फिफ्थ। मैंने गलत लिख दिया क्या? फोर्थ, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यहां पे गलत लिख दिया थोड़ा सा, यहां पे थर्ड होगा। चलिए चलिए, अभिषेक कश्यप बताइए डाउट फटाफट। हेलो। हाँ जी बताइए, आ रही है वॉइस। हेलो सर जी। हाँ जी बताइए, आ रही है आवाज। हेलो। हाँ जी आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ सर, ये कह रहा था मैं कि सर मैं ये कह रहा था जिसमें आपने क्वेश्चन करा दिए उसको मतलब प्रैक्टिस करने ही ना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रही आप क्या बोल रहे हो। हेलो हाँ आपकी क्लियर वॉइस नहीं आ रही, बताइए क्या बोल रहे सर। हैं। सर मैं ये कह रहा था जिसमें आपने क्वेश्चन करा दिए उसको मतलब दोबारा प्रैक्टिस करने में इनफ रहेगा ना, उतना क्वेश्चन करना। देखो जो करा दिए प्रैक्टिस आप करिए, आपको याद है सारी चीजें तो करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद ही नहीं है तो प्रैक्टिस तो करना ही करना पड़ेगा। सर बुक के क्वेश्चन जरूरी है। बुक के करिए, अभी तो बुक के करिए, 10 ईयर जैसे आ जाएगा मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल क्लियर। मुझे आ रही है, शायद थोड़ी डिले पहुंच रही होगी। आप चैट में डाल दीजिए, मैं बता देता हूं, चैट में डाल दीजिए यस सनोवर। यस बताइए। कार्तिकेय का कहना है सर चैप्टर 2 ही में नहीं, इसके अंदर जो चैप्टर है शेयर कैपिटल हो गया, बोनस हो गया, राइट इशू हो गया आपका, और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गया, और इशू ऑफ शेयर्स हो गया। बस पहली यूनिट लगभग खत्म है, बस एक दिन में पहली यूनिट खत्म हो जाएगी, उसकी चिंता नहीं। यस बताइए। और एक मैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बता दीजिए जब तक वॉइस आता है, अगली क्लास 6:30 बजे है, कुछ लंबी क्लास लेना है 6:30 बजे से लेके जो भी 8-9 बजे तक, क्योंकि इस चैप्टर के में ज्यादा टाइम लगेगा। एक क्वेश्चन करने में मुझे ही लग जाएगा 1 घंटा, फिर 2 क्वेश्चन करने में करीब 2 घंटे लग जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन डेली करेंगे तो 3 से 4 दिन में खत्म हो पाएगा, कुछ होमवर्क देके। यानी नहीं कल नहीं, अगली क्लास नेक्स्ट जो टीटीएस में है वो 6:30 बजे की टाइमिंग कर दी है मैंने। वो फिक्स टाइमिंग नहीं है, सिर्फ अप्रैल मार्च के महीने के लिए कर रहा हूँ।
कि ये 6:30 से लेके आगे टू बी कंटिन्यू जितना जाता है उतना लेके जाएंगे हम। ध्यान रखिएगा सभी बच्चे 6:30 बजे। सर मेरे एप्लीकेशन पे इशू है, वो हो रहा है कि लाइव क्लास में दिक्कत आ रही है। करते हैं इसको, रिजॉल्व करवाते हैं। आप चैट में डाल दो, जिसका डाउट है, 2 ही बच्चे का डाउट है, प्लीज चैट में डाल दो क्योंकि वॉइस आ नहीं रही है आपकी। मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया है। हेलो। हाँ जी बताइए। हेलो। हाँ जी बताइए, आ रही है वॉइस। सर नमस्कार। नमस्कार। सर हम ये बोल रहे हैं सर, सर कैसे याद रखेंगे प्रैक्टिस? बस अभी देखो, अभी मैंने, अगर कोई बच्चा सोच रहा है ना कि सर कितना सारा कैसे याद रखेंगे, 27 नोट है भगवान, तो ये फिर आप अपने आप को परेशान कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कुछ याद नहीं रखना, जो क्वेश्चन करेंगे वैसे करते जाना, ऑटोमेटिकली याद हो जाना है ये। याद ठीक है। किसी को कुछ नहीं करना, बस नोटिंग करना है ध्यान से। थैंक यू सर। ओके वेलकम। कार्तिक का कहना है सर लाइव क्लास में सिर्फ 2 चैप्टर आ रहे हैं। लाइव से नहीं, आप कंटेंट से जाके रीड करिए, कंटेंट से। सर शिवा सर लाइव लीव कर सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली। तो वेरी वेरी गुड नाइट, और ध्यान से आपको नोटिंग करना है, बड़े आराम से नोट करना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।